हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय के बारे में। डायरेक्टरेट ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज DECC के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को खास तौर पर ध्यान से देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So the government of Rajasthan established the Department of Environment. So Department of Environment कौन सी ईयर में स्थापित किया गया? 4 सितंबर 1983। So 1983 में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई और उसके बाद में 2019 में डायरेक्टोरेट ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की स्थापना की गई। डायरेक्टोरेट क्या होता है? डायरेक्टोरेट एक डिविजनल यूनिट होती है। किसी भी डिवीजन की एक स्पेसिफिक यूनिट होती है जो एक स्पेसिफिक काम को करती है, उसको ध्यान रखती है, उसको मॉनिटरिंग करती है। ठीक है। सो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय का मुख्य काम क्या था? पर्यावरण का संरक्षण करना तथा जैविक विविधता का संरक्षण करना। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एवं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए इस डायरेक्टोरेट की स्थापना की गई 2019 में। प्रेजेंट में स्टेट इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन है? श्री हेमाराम चौधरी। और इस डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर कम जॉइंट सेक्रेटरी कौन है? श्रीमती मोनाली सेन। तो चलिए अब डायरेक्टोरेट ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका सेटअप क्या है, क्या क्या कंपोनेंट है। तो सबसे पहले इसमें डायरेक्टर होता है, उसके बाद में उसमें ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, उसके बाद में डिप्टी डायरेक्टर एंड उसके बाद में इन्वायरमेंट सेल होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेल होती है, लीगल सेल होती है तथा IT सेल होती है। सो मुख्य प्रमुख शासन सचिव उसके बाद में निदेशक होते हैं, उपनिदेशक होते हैं, विधि शाखा होती है, लेखा शाखा होती है, स्थापना शाखा होती है, विकास एवं विविध शाखा होती है, कंप्यूटर शाखा होती है, RTI शाखा होती है और विधानसभा से रिलेटेड जो भी मैटर उनका ध्यान रखने के लिए विधानसभा शाखा होती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इस डायरेक्टरेट के क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या कार्य हैं और क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं। तो इसका पहला कार्य है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी मीन्स इकोसिस्टम से संबंधित मामलों को निपटाना और उनका प्रशासनिक रूप विभाग के रूप में उन मैटर की देख रेख करना। जो भी इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम से रिलेटेड मैटर होते हैं उनको ध्यान रखना, उनका समाधान करना इसका मुख्य कार्य है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? पारिस्थितिकी संतुलन का परीक्षण, पर्यावरण संबंधित मामलों पर अनुसंधान मीन्स रिसर्च और स्टडी करना, पर्यावरण से प्रत्यक्ष डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष मीन्स इनडायरेक्ट संबंधित क्रियाकलाप करना, प्रचार एवं प्रसार के माध्यम से पर्यावरण चेतना जागृत करना। दूसरा कार्य राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और राजस्थान बायोडायवर्सिटी बोर्ड से संबंधित मामलों का निवारण और नियंत्रण करना। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और बायोडायवर्सिटी बोर्ड से रिलेटेड जो भी मैटर है उनकी देखरेख करना, उनका समस्या का समाधान करना तथा उन मामलों का नियंत्रण करना इसका मुख्य कार्य है। उसके बाद में कार्य कार्मिक सामान्य प्रशासन वित्त एवं वन विभाग को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, ये 4 विभागों से रिलेटेड मामलों को छोड़कर बाकी जितने भी मामले हैं उनके अधीन जो भी अधिकारी एवं कर्मचारियों से संबंधित मामलों का भी निपटारा इसी के द्वारा किया जाता है। सो इसके अन्य कार्य क्या हैं? राज्य पर्यावरण नीति को समय समय पर अपडेट करना, उससे रिलेटेड और जो भी डिपार्टमेंट इसके साथ काम करते हैं उन डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना तथा इसको समय समय पे अपडेट करना, ये इसका कार्य है। फसल कटाई के बाद में बचे हुए भूसे को जलाने पर प्रतिबंध। राजस्थान में राष्ट्र पर्यावरण एवं जलवायु विभाग परिवर्तन विभाग ने 27 अगस्त 2015 को राज्य में क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग के ऊपर रोक लगा दी थी, पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया।
अगर किसी ने भूसा जलाया, क्रॉप रेजिड्यू को जलाया, तो उसके बाद में उस पर कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सो 2015 में फसल कटाई के बाद में बचे हुए भूसे पर जलाने पे प्रतिबंध इसी डिपार्टमेंट के द्वारा लगाया गया। प्लास्टिक कैरी बैग्स पर प्रतिबंध। सो 21 जुलाई 2010 को एक अधिसूचना जारी करके राज्य सरकार ने ये कहा कि 1 अगस्त 2010 तक राज्य में समस्त प्लास्टिक कैरी बैग्स पे रोक लगा दिया जाएगा। सो ये तारीख कौन सी है? ये तारीख अधिसूचना जारी करने की तारीख है, और 1 अगस्त 2000 तक पूर्णतः प्लास्टिक कैरी बैग्स के यूज को बंद कर दिया जाएगा तथा राज्य को प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद में 31 दिसंबर 2021 को एक अधिसूचना जारी करके उसमें संशोधन किया गया। जो पहले वाला प्लास्टिक रूल था, ये जो 21 जुलाई 2010 को आया था, उसमें संशोधन करके कंपोस्टेबल प्लास्टिक कैरी बैग्स के यूज को अनुमति दी। सो 2021 में अगर हम सीधी सीधी बात करें तो 2010 में प्लास्टिक कैरी बैग के यूज पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया और राज्य को प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त घोषित कर दिया गया है। लेकिन 2021 में कंपोस्टेबल प्लास्टिक बैग के यूज की अनुमति दे दी गई दोबारा से। कंपोस्टेबल प्लास्टिक बैग मीन्स जो प्लास्टिक के बैग्स तो इजीली सोइल में कंपोस्ट हो जाते हैं, गल जाते हैं, जो थोड़े से समय में गल जाते हैं, उन बैग्स को कोई भी यूज कर सकता है। भारत सरकार द्वारा 12 अगस्त 2021 12 अगस्त 2021 को 19 चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्पेशल टास्क फोर्स गठित की गई तथा कार्य योजना तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है। सो भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 12 अगस्त 2021 को 19 डिफरेंट टाइप की सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्णतः बैन कर दिया गया देश में। आवा कजावा तकनीक पर आधारित परंपरागत भट्ठों हेतु मार्गदर्शिका। सो आवा कजावा तकनीक क्या होती है? आवा कजावा तकनीक वो होती है जिन भट्ठों में फ्लाई ऐश का यूज करके ईंटों का निर्माण करना। और फ्लाई ऐश क्या होती है? जो भी बिजली बनाने वाले उद्योग होते हैं जिनको थर्मल पावर प्लांट के नाम से जाना जाता है, उनमें कोयले को यूज करने के बाद में जो ऐश बचती है, जो राख बचती है, उसको फ्लाई ऐश कहते हैं। और उस फ्लाई ऐश को यूज करके ईंटों को बनाया जाता है भट्ठों में, तो उस तकनीक को आवा कजावा तकनीक कहते हैं। ठीक है, तो ये आवा कजावा तकनीक पर बेस्ड भट्ठों के लिए मार्गदर्शिका जारी की गई, मतलब गाइडलाइंस जारी की गई। कौन से साल में? सो 12 जुलाई 2016 को मार्गदर्शिका जारी की गई। किसके द्वारा? डायरेक्टरेट ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। उसके बाद में है CETP, कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हेतु मार्गदर्शिका। तो इसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस निर्धारित कब की गई? तो 14 दिसंबर 2016 को इसके लिए गाइडलाइन निर्धारित की गई। कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है? किसी भी इंडस्ट्री में एक इफ्लुएंट, जो भी इफ्लुएंट्स बाहर निकले उनको ट्रीटमेंट करने के लिए कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होता है। तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस होनी थी? तो ये 2016 में ये गाइडलाइंस हैं वो जारी की गई हैं। किसके द्वारा? डायरेक्टरेट ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। एक्सटेंशन ऑफ कंसेंट वैलिडिटी पीरियड, इसका मतलब है सम्मति वैधता अवधि में बढ़ोतरी। सम्मति वैधता अवधि में बढ़ोतरी का मतलब क्या है? कि राजस्थान सरकार द्वारा 26 मई 2016 को एक अधिसूचना जारी की गई के द्वारा जल प्रदूषण एवं नियंत्रण नियम 1975 राजस्थान, ये राजस्थान का वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है, तो 1975 का है। और नेशनल एक्ट है वो 1974 में आया था। लेकिन राजस्थान स्टेट का जल प्रदूषण कंट्रोल एक्ट आया था 1975 में। तथा राजस्थान का वायु प्रदूषण एक्ट कब आया था? 1983 में। और नेशनल लेवल पे कब आया था? एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 81 में आया था। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। तो
इनके जो भी ये रूल है, जल प्रदूषण राजस्थान वाटर कंट्रोल एक्ट और राजस्थान एयर कंट्रोल एक्ट 1983 में कुछ चेंजेस किए गए, और उस चेंजेस करके अलग अलग जो इंडस्ट्रीज हैं उनके जो सम्मति वैधता की है वो अवधि में बढ़ोतरी की गई। जैसे कि लाल श्रेणी के उद्योगों के को 5 वर्ष, नारंगी श्रेणी के उद्योगों को 10 वर्ष एवं हरी श्रेणी के उद्योगों को 15 वर्ष के लिए सम्मति जारी करने का प्रावधान किया गया। ठीक है। सो यहाँ पर नीचे देखते हैं कि जो रेड कैटेगरी की जो इंडस्ट्रीज थी उनका वो 5 ईयर बढ़ा दिया गया। उसके बाद में ऑरेंज कैटेगरी की इंडस्ट्री का 10 साल, और ग्रीन श्रेणी की जो इंडस्ट्रीज हैं उनका 15 साल के लिए कंसेंट वैलिडिटी पीरियड को एक्सटेंशन कर दिया गया। और पहले ये टाइम कितना था, तो जो रेड कलर कैटेगरी में जो आती थी इंडस्ट्री उनका 3 साल था, 3 साल से 5 साल कर दिया गया। ऑरेंज कैटेगरी की इंडस्ट्री का 5 साल से 10 साल कर दिया गया, और ग्रीन कैटेगरी की इंडस्ट्री का 10 साल से 15 साल इनका वैलिडिटी पीरियड एक्सटेंशन कर दिया गया। तो राज्य स्तरीय राजीव गांधी संरक्षण पुरस्कार, राज्य स्तरीय राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजीव गांधी पुरस्कार किसको दिया, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में इस राजीव गांधी पुरस्कार को दिया जाता है। तो राजीव गांधी पुरस्कार किन किन को दिया जा सकता है, किसी व्यक्ति विशेष को दिया जा सकता है, किसी संस्थान इंस्टीट्यूशन को दिया जा सकता है, नगर निगम को दिया जा सकता है, नगर परिषद को दिया जा सकता है, और नगर पालिका, इन सभी में से किसी को भी राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जा सकता है। अगर राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किसी संगठन और संस्थान को दिया जाता है तो क्या दिया जाता है, 5 लाख रुपए राशि के तौर पे, तथा रजत कमल ट्रॉफी, एक ट्रॉफी होती है जिसका नाम होता है रजत कमल ट्रॉफी, तथा 5 लाख रुपए। अगर ये पुरस्कार नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पालिका को दिया जाता है तो उस केस में 3 लाख रुपए तथा रजत कमल ट्रॉफी दी जाती है। अगर यही अवार्ड किसी व्यक्ति विशेष को दिया जाता है तो उस केस में 2 लाख रुपए तथा ट्रॉफी दी जाती है। राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण राजस्थान, सो इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। ये वो अथॉरिटी है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड इम्पैक्ट, इन्वायरमेंट पे होने वाले इम्पैक्ट को असेसमेंट करती है। किसी डेवलपमेंट एक्टिविटी की वजह से इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसको असेस करने के लिए इस अथॉरिटी का गठन किया गया। तो इस अथॉरिटी का गठन कब किया गया, 30 जुलाई 2008 को, 30 जुलाई 2000 को अधिसूचना जारी करके इस प्राधिकरण का गठन किया गया। स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया। भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 12 अक्टूबर 2021 से 2 स्टेट इन्वायरमेंट अप्रेजल कमेटी गठित की गई, जो कैटेगरी B1 एवं B2 के प्रोजेक्ट्स का निष्पादन और देखरेख करती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जो कि 12 अक्टूबर 2021 को जारी किया है, जिसके अंतर्गत 2 स्टेट इन्वायरमेंट अप्रेजल कमेटी गठित की गई जो B1 और B2 कैटेगरी के प्रोजेक्ट की देखरेख करती है, उनको परमिशन देती है और उनसे एनवायरनमेंट पे क्या इम्पेक्ट होते हैं उनका विस्तार से स्टडी करती है। क्लोथ वेंडिंग मशीन, क्लोथ वेंडिंग मशीन क्या है भाई, सो राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा देश में, सो राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा देश में मतलब इंडिया में पहली बार क्लोथ वेंडिंग मशीन को विकसित किया गया। इस मशीन की क्या खासियत थी, इस मशीन में 5 रुपए का सिक्का डालने पर कपड़े के 2 बैग बाहर निकल जाएंगे या 2 कपड़े के बैग प्राप्त होंगे। और इन मशीनों को कहाँ कहाँ पे स्थापित किया गया, मंडल के सहयोग से जयपुर में, अजमेर में और कोटा में एक एक ऐसी मशीन को
स्टडी के तौर पर और परीक्षण के तौर पे स्थापित की जा रही है, ताकि लोग हैं वो कम से कम पॉलीथीन और प्लास्टिक बैग का यूज करें तथा उनका रुझान कपड़े के बैग को यूज करने के की तरफ ज्यादा से ज्यादा हो। मुख्यमंत्री द्वारा 2020-21 के बजट में क्या घोषणा की गई? 20-21 के बजट में उन्होंने दो घोषणा की। जिला पर्यावरण योजना और राज्य पर्यावरण योजना तैयार करने की घोषणा की गई। हर जिले की पर्यावरण पर्यावरण योजना तैयार की जाएगी और राज्य की एक पर्यावरण योजना तैयार की जाएगी। साथ ही सांबर लेक मैनेजमेंट एजेंसी का गठन किया गया। सांबर लेक मैनेजमेंट एजेंसी का गठन कब किया गया? 18 अक्टूबर 2021 को इस एजेंसी का गठन किया गया और इस एजेंसी का मुख्य कार्य क्या था? सांबर लेक का मैनेजमेंट करना, उसका ध्यान रखना, उसको डेवलप करना, ये इसका प्रमुख काम था। और इसकी गठन कब किया गया? 18 अक्टूबर 2021 को। तो 2019-20 के बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि हम राजस्थान के लिए नई जलवायु परिवर्तन नीति लाएंगे। उन्होंने नई जलवायु परिवर्तन नीति लाने की घोषणा की गई, लेकिन जो जलवायु परिवर्तन नीति कब आई? क्लाइमेट चेंज पॉलिसी कब आई? क्लाइमेट चेंज पॉलिसी कब आई नीति? 2023 में घोषणा घोषणा नहीं, इसमें को 23 को लॉन्च किया गया और इसकी घोषणा 19-20 के बजट में की गई थी। सो स्टेट गवर्नमेंट ने घोषणा की कि राज्य स्तरीय जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान, स्टेट लेवल क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान तैयार करने की घोषणा की गई, जिसको आईआईटी मुंबई के साथ उन्होंने एक मेमोरेंडम, एक अनुबंध किया। आईआईटी मुंबई के साथ अनुबंध किया कि हम राज्य का एक जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान तैयार करेंगे तथा इसके साथ सभी विभागों को से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई तथा इस जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान को तैयार किया गया। इसके साथ ही राज्य सरकार ने 23 नवंबर 2019 को आदेश जारी करके राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी का गठन किया गया। कब किया गया? 2019 में। किसके अंतर्गत किया गया? आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017 के अंतर्गत इस अथॉरिटी का गठन किया गया और लगभग 50 वेटलैंड्स को चिन्हित किया गया नोटिफाइड करने के लिए। प्रेजेंट में राजस्थान में कितनी नोटिफाइड वेटलैंड्स है? 44 वेटलैंड नोटिफाइड है। और सबसे ज्यादा वेटलैंड कौन से जिले में है? तो सबसे ज्यादा वेटलैंड किस जिले में है? 12 जिले में वेटलैंड प्रेजेंट है। स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी एंड स्टेट इन्वायरमेंट अप्रेजल कमिटी, जिसको शॉर्ट में सेक कहते हैं, भारत सरकार द्वारा ईआईए नोटिफिकेशन 2000 के अंतर्गत इन दोनों कमेटियों का राज्य में गठन किया गया है। वर्ष 2000 में गठित इन दोनों कमेटीज और अथॉरिटीज को पुनर्गठन सूचना 12 अक्टूबर 2021 के द्वारा किया गया है। ठीक है। सो राजस्थान में ज्यादा संख्या में आवेदन आने के कारण दो स्टेट इन्वायरमेंट अप्रेजल कमेटी का गठन किया गया है। और ये स्टेट इन्वायरमेंट अप्रेजल कमेटी है वो मेनली जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जो भी माइनिंग प्रोजेक्ट है, हाउसिंग है, इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, उन सभी को परमिशन देने का काम करती है कि वो इन्वायरमेंट के लिए ठीक है या ठीक नहीं है। इन सब की स्टडी करके उनको परमिशन दी जाती है इस अथॉरिटी के द्वारा और इस कमेटी के द्वारा। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।